हेलो टीचर्स, दिस इज विहान। हिमाचल प्रदेश में टैट हुआ, जेवीटी हुआ, टीजीटी कमीशन, चाहे आपका आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और यहाँ से क्वेश्चंस आपको पता है कि आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने अध्यापक बैच ज्वाइन करना है एक्सपर्ट्स के अंडर, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। और नीडी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ज़रूरतमंद है, उनके लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज रहते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और हर संडे टू संडे आपके टेस्ट होते हैं, OMR शीट टेस्ट होते हैं। टेस्ट किस तरह से होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट कर लेना, क्योंकि आपके रिजल्ट भी निकाले जाते हैं। ठीक है। और ये सारे बच्चे वही होते हैं जो आपको आपको टफ कंपटीशन देंगे एग्जाम हॉल में बैठ के। ठीक है। तो क्यों ना हो कि रिजल्ट से पहले, एग्जाम से पहले खुद को चेकआउट कर लिए जाए कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपका रैंक है, वगैरह वगैरह। और बाकी सब कुछ आपको नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, हर एक चीज, मॉक पेपर, प्रीवियस पेपर, एक्सपेक्टेड, एडिशन प्लस सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है। क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स गेम। क्या ये फिजिकल हेल्थ है, एटमॉस्फेयर है, फ्री टाइम है, ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताना है, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। फ्रेंड्स, बालक के खेल को विकास को जो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करता है, तो ये सारा ही है। आप सभी को पता है कि खेल से बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। क्लियर फ्रेंड्स? किंतु अभिभावकों की खेल के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं क्रियाकलाप ने बुरी तरह प्रभावित किया है। अतः ये अनिवार्य है कि शिक्षक और माता पिता खेल के महत्व को समझे। फ्रेंड, जितना हो सके, अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप टीचर्स हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि इस फील्ड से आपको गुजरना ही पड़ेगा। क्लियर? तो बच्चों को हो सके तो 1 घंटा तो कंपलसरी है खिलाना, ठीक है, प्ले। और वो भी कौन सी गेम्स? आउटडोर गेम्स, मैदान में जो खेली जाती है, जो बाहर की गेम्स है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? बाय हुम द फर्स्ट चाइल्ड गाइडेंस सेंटर वाज ओपन्ड? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसके द्वारा खोला गया था? क्या ये प्लेटो के द्वारा, विलियम हीली के द्वारा, डार्विन के द्वारा, या फिर रूसो के द्वारा? जल्दी से बताइए, क्योंकि यहां पर बात हो रही है फर्स्ट चाइल्ड गाइडेंस। किसने खोला था? फ्रेंड्स, ये खोला था आपका विलियम हीली ने। प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक विलियम हीली ने खोला था, जो कि 1909 में शिकागो में बनाया गया था। इसी की याद के रूप में कैरियर डे मनाया जाता है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कैरियर डे किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी हाईलाइट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि FM क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि फैक्चुअल मॉडिफाइड क्वेश्चंस आपको क्लियर करके जाना ही पड़ेगा। अगर आपने जेवीटी का एग्जाम निकालना है, टेट का एग्जाम निकालना है, कमीशन का कोई भी एग्जाम निकालना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है। ये बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं, तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। किसके ऊपर जोर देता है जी, बताइए। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस। क्या ये डिक्टोरियल रोल ऑफ द टीचर्स? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम तानाशाह कहते हैं। ठीक है। विषय सामग्री के रहने पर, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स, या फिर अनुकरण, ऑन इमिटेशन? बताइए। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी की। ठीक है। स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस, बताइए। क्या ये डिक्टोरियल रोल ऑफ द टीचर्स है, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट है, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज बाय द स्टूडेंट है, या फिर ऑन इमिटेशन? बताइए, जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहां पर मैं आपको चीज क्लियर करवा देता हूं। एक सिद्धांत के रूप में संरचनावाद इस विचार पर आधारित है कि मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है, देखिए, मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या होता है? सार्थक शिक्षण तब होता है जब विद्यार्थी एक्टिव फॉर्म, यानी कि सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस में
एग्जामिनर क्वेश्चंस यही पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस, बताइए किसके ऊपर जोर देता है ये। तो सिंपल सी बात है कि विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर संरचनावाद की बात हो रही है तो किस विचार पर ये आधारित है? देखिए सिंपल सी बात है, मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक शिक्षण तब होता है जब शिक्षार्थी यानी कि एक्टिव फॉर्म, सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्लियर? संरचनावाद ढांचे का केंद्रीय विचार यह है कि शिक्षार्थी चीजों को अनुभव करने और उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के माध्यम से सीखते हैं। पॉइंट्स याद रख लेना, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से घुमा फिरा के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड हुआ तो आपको कितना पता होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट की अगर बात हो रही है, संरचनात्मक वातावरण की बात हो रही है, तो देखिए पहला पॉइंट है इसका, सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर जोर देता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट कहता है। शिक्षार्थियों यानी कि लर्नर्स, जो भी लर्नर्स हैं, ठीक है, लर्नर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। शिक्षार्थियों को एक कार्य करने के लिए सीखने की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। शिक्षार्थियों को अपनी गति से काम करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी अभी एग्जाम हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, क्या ये नवीन ज्ञान की खोज करना है, सर्च फॉर न्यू नॉलेज, चेंज इन एजुकेशनल एंड बिहेवियरल साइंसेस, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, सी विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, इंप्रूवमेंट इन स्कूल एंड एजुकेशनल सिस्टम, या फिर इसका आंसर डी उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो सही आंसर होगा विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। देखिए क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं। यहां पर एग्जामिनर ने द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च की यहां पर बात हो रही है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का एक मेन उद्देश्य क्या है, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना। अब ये होता क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, ठीक है, एक्शन रिसर्च से तात्पर्य अवधारणा की बेहतर समझ विकसित करके शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया में अभ्यास आधारित अनुभवों के एकीकरण से है। इसके उद्देश्य भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। विद्यालय और कक्षा में एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि शैक्षिक प्रथाओं को संशोधित करना आरक्षित कार्रवाई के उद्देश्य में से एक है, क्योंकि यह शिक्षण के नवीन तरीकों पर केंद्रित है और गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए शिक्षकों को अपनी शिक्षक पद्धति की जांच करने में मदद करता है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखिए प्रोडक्टिव लर्निंग, ठीक है, उत्पादक अधिगम जिसको हम कहते हैं। देखिए प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए विद्यालय के वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए, ठीक है, विद्यालय की चल रही प्रथाओं में उत्कृष्टता और सुधार लाना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको इस पॉइंट के, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा, ऑब्जेक्टिव कोई नहीं बताएगा क्रियात्मक के, ठीक है। और क्रियात्मक मैंने आपको बता दिया है, एक्शन रिसर्च की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्टिव आपको क्लियर हो चुका है, प्रोडक्टिव लर्निंग, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच एक वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना है। विद्यालयों में मौजूद रूढ़िवादी और पारंपरिक वातावरण को खत्म करना है, ठीक है। तो ये उद्देश्य है, किसके उद्देश्य है जी ये फ्रेंड्स? ये उद्देश्य है आपके अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के। क्लियर? ये किसके उद्देश्य है? लर्निंग प्रोसेस के, अधिगम प्रक्रिया। और क्रियात्मक अनुसंधान मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, एक्शन रिसर्च, और उससे हमारा एक ही तात्पर्य है कि समझ, जो भी समझ है उसको विकसित करके शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के लेवल को बढ़ाना, ठीक है, एक्शन रिसर्च ये कहता है। और प्रोडक्टिव लर्निंग क्या हुई?
विद्यालय के वातावरण को अनुकूल बनाना। और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या हुआ, शैक्षिक प्रथाओं को संशोधित करना, ठीक है, और उनके ऊपर जो भी काम हो सकता है वो सारे काम करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको कह रहा हूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को फील्ड ट्रिप यानी कि मान लीजिए कि पिकनिक पे ले गई, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये किसकी ओर संकेत करता है, बताइए। और ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बताइए क्या ये किस तरफ ये संकेत कर रहा है, ठीक है। अगर क्रिस्टीना अपनी कक्षा के सभी बच्चों को एक फील्ड ट्रिप पे ले गई है, ठीक है, और जब वो वापस वहां से आती है तो अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि बताइए हम वहां गए थे, आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या पढ़ा, किसके बारे में हमने ज्यादा जानकारी ली। तो ये किस चीज को संकेत कर रहा है, क्या ये असेसमेंट फॉर लर्निंग को, लर्निंग फॉर असेसमेंट को, लर्निंग टू एस्टिमेट को, एस्टिमेट ऑफ लर्निंग को, बताइए। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने को आकलन, बताइए किसके लिए। देखिए इसका सिंपल सा सवाल है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये किसकी ओर साइन कर रहा है, ये साइन कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या होता है ये फ्रेंड्स, यात्रा या भ्रमण विद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियां हैं जहां छात्रों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में ज्ञान का अनुभव करने के लिए नियमित कक्षाओं से बाहर ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए संग्रहालयों में ले गए, ऐतिहासिक जो भी स्मारक हो गए वहां ले गए, प्रदर्शनी आदि की यात्रा में ले गए, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि शैक्षणिक भ्रमण शक्तिशाली सकारात्मक शिक्षण उपकरण है जो सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करते हैं। शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है, ठीक है। बच्चों को भ्रमण ले जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे अधिक सीखते हैं, क्योंकि ये ऐसी अवधारणाओं, विचारों और व्यवहारिक अनुभवों का परिचय देता है जो कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किए जा सकते। ये सीखने के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच के अंतर को कम करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे को ले जाना चाहिए, बच्चों को ले जाना चाहिए भ्रमण वगैरह पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। और किसमें आ रहा था, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक हिस्सा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, बताइए किसमें होता है। द मोस्ट इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, बताइए किसमें होता है, जल्दी से जल्दी से बताइए, सोचिए जल्दी से, किसमें होता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ड्यूरिंग एडोलसेंस, ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड, ड्यूरिंग एडल्टहुड या फिर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, बताइए किसमें होता है। ये होता है फ्रेंड्स ड्यूरिंग एडोलसेंस में, ठीक है। यानी कि किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए आदान प्रदान या शिक्षित करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अंतःक्रिया के एक तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना है, ठीक है। और समाजीकरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित इसमें शामिल है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमाएगा तो यहाँ से घुमा देगा वो, ठीक है। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है, शिष्टाचार और संस्कृति का संचरण, कौशल, मूल्य और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति के रीति रिवाजों और मानदंडों को सीखना, सामाजिक व्यवहार और सिद्धांतों का अनुकूलन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। डेली के करंट अफेयर्स फ्री में आपको वहां पे मिलते हैं और अदर नोटिफिकेशन जितनी भी रहती हैं लेक्चर्स की वो सारी आपको वहां पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना और ज्वाइन कर लेना। अब देखिए समाज के मनोभाव और रीति रिवाजों का आंतरिकरण, ठीक है। ये किसके हिस्से में बता रहा हूं अभी आपको फ्रेंड्स, ये सारे हिस्से आपके समाजीकरण की प्रक्रिया के, ठीक है, याद रखो। अब समाजीकरण भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक प्राथमिक समाजीकरण, एक द्वितीय समाजीकरण। देखिए प्राथमिक समाजीकरण जीवन में प्रारंभ में होता है जैसे परिवार, फैमिली, ठीक है। और द्वितीय समाजीकरण व्यक्ति के जीवन के दौरान होता है जैसे कि सहकर्मी समूह, फ्रेंड सर्कल वगैरह, ठीक है। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए किशोरावस्था शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक परिवर्तनकालीन चरण है जो आमतौर पर संगत व्यस्तता से अवधि के दौरान होता है, ठीक है।
किशोरावस्था भी तेजी से संज्ञानात्मक विकास का समय है, ये भी याद रखो। इसलिए इस चरण में सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने की डैश सिद्धांत से संबंधित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइए। यहां पर बात हो रही है द थ्योरी ऑफ लर्निंग विच इज बेस्ड एंटायरली एंड ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज रिलेटेड टू डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग। बताइए जल्दी से, क्या ये इवोल्यूशनरी है, प्रैग्मेटिस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कॉग्निटिविस्ट है? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी? बताइए, देखिए क्या होगा इसका सही आंसर, व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी, प्रैग्मेटिस्ट। ठीक है, व्यवहारवादी को हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिस्ट। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट को आपको पता है कि रचनावादी कहते हैं, कॉग्निटिविस्ट को हम संज्ञानवादी कहते हैं, और इवोल्यूशनरी को हम विकासवादी कहते हैं। ठीक है, तो ये पजल्स नहीं होना है आपने। व्यवहारवादी, देखिए अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक जरूर करें जल्दी से। सीखने के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के पीछे मुख्य विचार ये है कि सीखना एक परिवर्तन है, व्यवहार में यह सीखने का परिवर्तन अवलोकनीय या परीक्षण योग्य है। सीखना पूरी तरह से ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी कि अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर है, और यहीं से क्वेश्चंस घुमा देगा एग्जामिनर। ठीक है, व्यवहार के दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाले शिक्षक ये मानते हैं कि छात्रों का व्यवहार उनके अतीत और वर्तमान परिवेश की प्रतिक्रिया है, और इस प्रकार सभी व्यवहार सीखे जाते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में परेशानी पैदा करने वाले लोग अशांति कारक होने के लिए सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान रीइंफोर्समेंट यानी कि सुदृढ़ीकरण उन्हें साथियों से मिलता है, और जो हटाए गए छात्र हैं उनको पता चलता है कि उनके वातावरण में समुदाय में रहने का गुण नहीं है, और वो क्या करते हैं, संकोची और चुप हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी भी व्यवहार का विश्लेषण उसके सुदृढ़ीकरण के इतिहास के संदर्भ में किया जा सकता है। इसलिए शिक्षकों की जिम्मेदारी ये है कि ऐसे वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट का निर्माण करना जिसमें छात्रों को सही या उचित व्यवहार के लिए मजबूत करने की संभावना अधिकतम हो। ठीक है, तो ये व्यवहारवादी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। बताइए किस में भिन्न होते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेट ऑफ ग्रोथ, एवोल्यूशन, जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताइए किसमें होते हैं। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं, विकास की दर में। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ में भिन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत अंतर होता क्या है। हर बच्चा अद्वितीय और दूसरों से अलग होता है। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शिक्षार्थियों के पास अलग अलग क्षमताएं, व्यक्तित्व और विभिन्न पृष्ठभूमि के हैं, तो प्रत्येक सीखने वाले की जरूरतें अलग अलग होंगी। ठीक है, आपको पता होगा। देखिए, विकास पर आधारित कई सिद्धांत हैं, जैसे कि आपका दर में विभेदन का सिद्धांत। ठीक है, दर में विभेदन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रेट डिस्क्रिमिनेशन। दर में विभेदन ये दर्शाता है कि व्यक्ति विकास की दर भिन्न होती है। ठीक है, और अनुक्रमिकता का जो सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है कि व्यक्ति परिवर्तन में अंतर प्रदर्शित करता है, वे परिवर्तन के उसी क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियलिज्म, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंशियलिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो और भी इसके ऊपर विकास पर आधारित कई सिद्धांत हैं, जैसे आपका दर में विभेदन का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्या करता है कि व्यक्ति विकास की, इसमें क्या होता है कि जो दर है वो उसमें भिन्न होती है। ठीक है, दर में विभेदन ये दर्शाता है कि व्यक्ति विकास की जो दर है वो भिन्न होती है। ठीक है, और अनुक्रमिकता का जो सिद्धांत है उसमें क्या दिखाता है, उसमें यह दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन में अंतर प्रदर्शित करता है, वे परिवर्तन के उसी क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेफलॉकिडल प्रवृत्ति। अब ये होती क्या है, सेफलॉकिडल प्रवृत्ति किस टाइप की प्रवृत्ति है, ये दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि विकास अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल दिशा में, अर्थात सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चे चलना शुरू करने से
पहले शुरू करने से भूमि पर खड़े होने के लिए नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ लॉकेडल, ठीक है, प्रवृत्ति है ये, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस दिशा में सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। ठीक है, यही कारण है कि बच्चे चलना शुरू करने से भूमि पर खड़े होने के लिए नियंत्रित करते हैं। और एक और आपका है प्रोसिमोडिस्टल प्रवृत्ति। ठीक है, प्रोसिमोडिस्टल प्रवृत्ति क्या कहती है, केंद्र के पास और शरीर के कुछ हिस्सों से दूर के क्षेत्रों में आगे बढ़ती है और फिर पहले छोरों का विकास होता है। ठीक है, इसलिए बच्चे के पहले चरण में बच्चा छोटी मांसपेशियां या ठीक मोटर कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों पर अभ्यास करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक उसे दूसरों से भिन्न बनाते हैं। क्लियर, ध्यान दें कि विकास के अन्य सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत, ठीक है, जो भी विकास के अन्य सिद्धांत हो गए, निरंतरता के सिद्धांत, विशिष्टता के सामान्य के सिद्धांत, अंतर संबंध के सिद्धांत, बातचीत के सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत के सिद्धांत हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखो। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए, कितनी कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कितनी है, 4 अवस्थाएं हैं। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, और एग्जामिनर यहाँ से एजेस का भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। ठीक है, और ये इसकी जो एजेस रहती है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से आगे की जितना भी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग व हट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब बताइए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। देखिए किशोरावस्था इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस में एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस में ये था कि बिग व हट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी। ठीक है, किशोरावस्था इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस शोध के लिए जाने जाते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ये कॉग्निटिव, फिजिकल, एथिकल या फिर गामा, बताइए जल्दी से। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र, किस क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका सही आंसर होगा एथिकल। ठीक है, एथिकल यानी कि नैतिक। क्लियर, देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसे 6 सांस्कृतिक रूप से सार्वभौमिक चरणों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कितने में, 6 स्टेप्स में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कोहलबर्ग नैतिक विकास के एक संज्ञानात्मक सिद्धांत को अपनाते हैं और बताते हैं कि नैतिक निर्णय के सिद्धांत धीरे धीरे बच्चों के बड़े होने पर विकसित होते हैं, लेकिन ये विकास पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। ठीक है, कोहलबर्ग मानते हैं कि बच्चों में एक नैतिकता होती है जो बेसिक नैतिकता से अलग और अलग होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना और बार बार क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। ठीक है, देखिए कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना। ठीक है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं मानना कोहलबर्ग के सिद्धांत की बड़ी आलोचना भी थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, एडिशनल इसीलिए मैं साथ में ऐड करता हूं आपके लिए। देखिए अगर आप बुक्स में उलझोगे, उलझते रह जाओगे और आज तक आप बुक्स में ही उलझ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूं अगर आप अच्छे से कैच कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, बताइए जल्दी से बताना इसका सही आंसर। There can be areas of individual differences in a class। क्या ये रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर ये सभी, बताइए।
इंटरेस्ट, टू लर्न, टू ऑफ करेक्टर, या फिर ऑल ऑफ देम? बताइए बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सभी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टर्म। देखिए होती क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस टर्म? उस भिन्नता को संदर्भित करता है जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है। विकास के सभी क्षेत्रों जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक आदि में व्यक्तिगत भिन्नता देखी जा सकती है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स भी अभी आपको मैं क्लियर करवाता हूं, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से आपकी नॉलेज जो वो शार्प हो सके। ठीक है, देखिए की पॉइंट्स क्या है। अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका को विद्यार्थियों को विविध अधिगम के अनुभव प्रदान करने चाहिए, क्योंकि इससे निम्नलिखित में मदद मिलेगी। और वो मदद क्या क्या है, देखिए उनकी क्षमता स्तर के लिए उपयुक्त प्रासंगिक क्षमता का चयन करने में, उन्हें अलग अलग कौशल समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों का संयोजन करने में, विविध विद्यार्थियों की अधिगम की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने, उन छात्रों के लिए अधिगम को प्रभावी बनाने में जो नेत्र या श्रवण द्वारा अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक चरण, पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा थ्योरी यहाँ पर आपकी सिमट जाती है आके। ठीक है, जिसमें आपका क्षमता समूहन है, पाठ्यक्रम का संवर्धन, निर्देश का व्यक्तिकरण, विशेष प्रतिभाओं की पहचान, शिक्षण की आधुनिक पद्धति को अपनाना, विभिन्न प्रकार के अधिगम के अनुभव प्रदान करना। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कौन सा सीखना स्थायी होता है? बताइए, विच लर्निंग इज परमानेंट? कौन सा है? कौन सा है? रटकर है, समझकर है, सुनकर है, या फिर देखकर है? सिंपल सी बात है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो समझकर है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि समझकर पढ़िए। देखिए, ये माना जाता है कि जब एक बच्चे के लिए सीखना सार्थक हो जाता है तो वो सीखना पसंद करता है और सीखना जारी रखता है। ठीक है, आखिरकार बच्चों को आजीवन सीखने में मदद करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीखना हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ भी होता है, जो हम करते हैं या जो हम देखते हैं, उससे कम या ज्यादा स्थायी रूप से संशोधित होने की प्रक्रिया है। सीखना व्यक्तित्व में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवृत्ति प्रेरक, व्यवहारिक और अनुभवात्मक सहित, और आमतौर पर अभ्यास द्वारा लाए गए प्रदर्शन में बदलाव को दर्शाता है। हालांकि ये अंतर्दृष्टि या स्मृति सहित अन्य कारकों से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या चीज करवा रहा हूँ, लर्निंग इज परमानेंट की बात करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अगर समझकर अगर बात हो रही है तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स को पकड़ के चलूंगा। ठीक है, जो एग्जामिनर क्वेश्चंस हाईलाइट कर रहा है, इसके कुछ की पॉइंट्स देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लर्निंग परमानेंट, हाँ भाई ठीक है, समझ कर करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस के डेप्थ से क्वेश्चंस निकाला जाता है। देखिए, सीखना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार की संरचना की कुंजी प्रदान करता है, और यहाँ से क्वेश्चन घूमा था कई बार। ठीक है, अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुरू से ही व्यक्ति के व्यवहार को ढालने और आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए, सीखने की इच्छा अधिगम। ठीक है, सीखने की इच्छा अधिगम के लिए सबसे जरूरी है। इंसान में अगर सीखने की ललक हो तो वो मुश्किलों के अलावा कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, ये नए कौशल और क्षमताओं को सीखने में मदद करता है। माता पिता बच्चे के अच्छे संबंध, उच्च बुद्धि और एक अच्छा विद्यालय वातावरण सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर व्यक्ति में इन सब के अलावा सीखने की कोई इच्छा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता। ठीक है, इसलिए हम इन सारी चीजों का जो कंक्लूजन निकालते हैं, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीखने की लालसा सीखने के लिए सबसे आवश्यक है। और ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बीच बीच से बताए हैं, ये एक दो बार देख लेना वीडियोस, और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। बताइए कौन सी अवस्था है, जल्दी से बताइए कौन सी अवस्था है, जल्दी से देखिए। क्या ये जन्म से 24 महीने, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11
वर्ष के बाद? बताइए। इसका सही आंसर होगा 11 वर्ष के बाद। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है? 11 वर्ष के बाद। 12 भी आता है कई बार ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अन्य 3 चरण, ठीक है, वैसे तो 4 है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, चौथा भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, संवेदिक पेशी, ठीक है, सेंसरी मस्कुलर, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया के बोध का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्थायित्व का विकास इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है, ठीक है। और ये पॉइंट्स याद रखो, यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला है, बहुत बार डाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, प्रो ऑपरेशनल, ठीक है। देखिए, सॉरी, प्री ऑपरेटिव, ठीक है। प्री ऑपरेटिव की जब भी बात करेंगे तो प्री ऑपरेटिव में क्या होता है कि इसकी जो एज है वो है कि 2 से 7 वर्ष, ठीक है। बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होता है इसमें, ठीक है। वे चीजों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं, सोचना उदासीन है और दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष और 12 वर्ष भी कई बार रहता है इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अपने स्वयं के विचारों और दूसरों के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता, ठीक है। बच्चे वस्तुओं की उनकी संख्या, द्रव्यमान आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। और एक और आपका रहता है, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपके 12 से 15, मतलब ये ऑनवर्ड है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकास है, बताइए उससे जो रिलेटेड है, जल्दी से बताना इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए, भाषा अवबोधन से संबंध विकास है क्या? ये रीडिंग चॉइसेस, स्पीच रिलेटेड डिजीज, या फिर एफेसिया, या फिर अप्रोक्सिया? बताइए। ये सारी डिजीज और इसके जो भी आगे के डिजीज हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इसका बताइए, भाषा अवबोधन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है, डेवलपमेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, बताइए। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, भाषागत एफेसिया, ठीक है। देखिए, अधिगम विकलांगता आपको पता है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, तंत्रिका संबंधी विकार को संदर्भित करती है जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बनती है। देखिए, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आदि सबसे सामान्य अधिगम विकलांगताएं हैं, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स रहेंगे अभी जो आपको मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ, ठीक है, अच्छे से करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए, पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, अभी हम, ठीक है। अधिगम अक्षमता आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता के कारण होती है, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। ये एक परिवर्तनशील स्थिति है जिसे उपयुक्त समझ वाले निविष्ट द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे सांस्कृतिक अभाव का श्रेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह किसी भी संस्कृति के बच्चों को प्रस्तुत कर सकता है। इसे शैक्षिक अभाव के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह औसत या उससे अधिक औसत बुद्धि वाले बच्चों में भी मौजूद हो सकता है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपको, डिस्लेक्सिया में पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, ये जो डिजीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस डिजीज में क्या होगा कि बच्चों को पढ़ने लिखने में कठिनाई होगी। डिसलेक्सिया के रूप में बर्तनी सबसे आम सीखने की अक्षमता है जो सीखने वाले को मजबूर करती है, ठीक है। और थोड़ा सा आप ये रीड कर लीजिए, लेकिन मैं आपको मेन चीज बताता हूँ यहाँ पर, जो मेन चीज क्या है, मेन चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेन चीज आपको जो पढ़नी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये है आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है।
जिसमें आपका डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्फेजिया है, ठीक है, आपका डिस्प्रॉक्सिया है, एप्रॉक्सिया है, ठीक है, और आपका साथ में अफेजिया है, डिसॉर्थिया है, या फिर डिस्फेनिया है, ठीक है, डिस्फेमिया यानी कि हकलाना। और ये कुछ जो डिजीज हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पर स्टॉप करो, पॉज करो, और ये जो डिजीज है ये क्या चीजें बता रही हैं इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि डिस्ग्राफिया की बात करें तो ये एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। किसमें? लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। बाकी कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आया तो डिस्ग्राफिया से अगर क्वेश्चन बन गया, ठीक है, क्योंकि बनेगा ये, तो आपको पता होना चाहिए। डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया क्या है फिर? ये एक विकलांगता है जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणना करने में जो मैथ का रहता है, ठीक है, उसको प्रभावित करती है, ठीक है। डिस्फेजिया क्या है? एक भाषा विकार जो संचार कौशल को प्रभावित करता है, ठीक है। डिस्प्रॉक्सिया ये एक मोटर विकार है जो ध्वनियों के उत्पादन के लिए जीभ और ओठों के समन्वय को प्रभावित करता है, ठीक है। एप्रेक्सिया एक प्रबल एप्रेक्सिया या फिर डिस्पेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भाषण विकार है जिसमें एक व्यक्ति को ये कहने में परेशानी होती है कि वह सही और लगातार कहना चाहता है, ठीक है। और अफेजिया में भाषा की एक हानि है जो संचार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसॉर्थिया है एक तंत्रिका संबंधी विकार जो भाषण को बाधित करता है। और नेक्स्ट है आपका डिस्फेनिया, एक भाषण विकार जो बार बार एक शब्द को दोहराकर भाषण के प्रभाव को प्रभावित करता है। तो एक बार चेकआउट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्य का विकास होता है। जल्दी से बताइए। अकॉर्डिंग टू हॉर्नी द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंजाइटी इज डेवलप्ड इन, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से। फ्रेंड्स ये कब होता है? ये होता है आपका बाल्यावस्था में, ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉर्नी द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंजाइटी इज डेवलप्ड इन, कब होती है एंजाइटी? कब डेवलप होती है? बाल्यावस्था में, यानी कि चाइल्डहुड में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेच्योरिटी कार्ड, मेच्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। क्या ये थॉर्नडाइक, सार्टेन, हल्क हल या फिर शेरमैन कौन है? इसका सही आंसर होगा सार्टेन ने, ठीक है। फ्रेंड्स जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यानी कि मैच्योरिटी कहलाता है आपका। किसने कहा था? किसने परिभाषित किया था? ये सार्टेन ने किया था। देखिए मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो अनुवांशिकी से प्रभावित होती है और समय के साथ पूर्व निर्धारित क्रम में सामने आती है। इसमें शारीरिक और तंत्रिका संबंधी परिवर्तन शामिल होते हैं जो व्यक्तियों में बढ़ते और विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं जिसमें वे अपने गतिक कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जैसे रेंगना, चलना और भाषा अधिग्रहण आदि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, ठीक है। एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑन द नेचुरल डेवलपमेंट इज चाइल्ड। क्या ये मॉन्टेसरी है, सेगुइन है, बर्क है, बिनेट है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा मॉन्टेसरी, ठीक है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या बताती है कि बच्चे उस माहौल में सबसे अच्छा सीखते हैं जो उन्हें अपने लिए कुछ करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। हमेशा बाल केंद्रित सीखने के माहौल को बच्चों को अपनी पसंद की सामग्री का पता लगाने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, ठीक है। ये किसने परिभाषित किया था? तो ये सार्टेन ने किया था, मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर करवा दिया है, ठीक है। डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। किसने दिया? क्या ये मॉन्टेसरी ने दिया, सेगुन ने दिया, बर्क ने दिया या फिर बिनेट ने दिया? किसने दिया था? बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से पढ़ा करो, ठीक है। किसने दिया? मॉन्टेसरी ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? बताइए कौन सा होता है, बताइए जल्दी से। कहीं हैंड मूव का कोऑर्डिनेशन होता है, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है या फिर स्टार्ट स्पीकिंग हो जाता है? बताइए पियाजे के अनुसार 4 से 8 महीने में कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है? बताइए जल्दी से। देखिए आंख
आंख हाथ संबंधन, ठीक है, यानी कि हैंड माउथ का कोऑर्डिनेशन होता है आपके 4 से 8 महीने में, ठीक है, कॉग्निटिव विकास, और ये किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड स्टडीज, बताइए क्या ये स्टैनली हॉल है, प्रियर है, शियोन है, या फिर वॉटसन है, बताइए कौन है। देखिए बाल अध्ययन के पिता किसको कहा जाता है, स्टैनली हॉल को कहा गया है, ठीक है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है द मेजरिंग स्केल यूज्ड टू चेक द हेल्थ फॉर द न्यूबॉर्न इज, बताइए क्या ये टीएटी है, एपीजीएआर स्केल है, या फिर डब्ल्यूआईएससी स्केल है, या फिर टीटीसीटी है, बताइए कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पर बात हो रही है नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो प्रयोग में ली जाने वाली जो मापनी स्केल है, ठीक है, स्केल जो रहती है वो कौन सी है फ्रेंड्स, वो है आपकी WISC स्केल, ठीक है, WISC स्केल रहती है, ठीक है। अब आपने सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करो और एक्सपर्ट्स के अंदर ये सारे कोर्सेज ज्वाइन करो, ठीक है, ताकि आपकी और ज्यादा बेस्ट यहाँ पर प्रिपरेशन हो सके, ताकि क्वेश्चंस अगर कहीं से आए तो क्वेश्चंस ना छूट सके आपका, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप कर लेना। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।